नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। थोड़ा फ्यूचर थोड़ा राग के तीसरे एपिसोड में आपके समक्ष आज फिर उपस्थित हूँ। पहले दो एपिसोड में हम लोगों ने चंद्रदेव के बारे में जाना था। ये समझने की कोशिश की थी कि उनका हमारी कुंडली में मजबूत होना कितना जरूरी है। अगर कमजोर हैं तो कैसे उन्हें हम बल दे सकते हैं, क्योंकि मन की शक्ति, मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। और चंद्रदेव के आशीर्वाद से हमारे भाग्य में निरंतर प्रखरता आती है। ऐसे तो ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गुण विषय है, क्योंकि 12 भाव, 12 राशियां और उसमें घूमते हुए, गोचर करते हुए 9 प्लैनेट और फिर न्यूमरस कंडीशंस, जिसके कारण हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग चलता है। सबके क्वेश्चन पेपर्स अलग और उनके जवाब देने का तरीका अलग, पर मूल रूप से ये जो 9 हमारे प्लैनेट हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है। इसको समझने के बाद हम अपनी कुंडली देखकर भी कई चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ और क्या होगा, इस पर अनुमान लगाया जा सकता है। और फिर थोड़ा भी जब समझ में आने लगता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, परतें खुलने लगती हैं और काफ़ी गूढ़ बातें समझ में आने लगती हैं। चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो आपको फिर से एक बार समय निकाल कर पिछले 2 एपिसोड देखने की कोशिश कर लीजिएगा। इस सिलसिले में आज एक ऐसे ग्रह की बात करते हैं जिनके बिना किसी के भी जीवन की कल्पना इस पृथ्वी लोक पर तो मुश्किल ही है, और हर प्राणी, मनुष्य, जानवर या फिर पेड़ पौधे इनकी वजह से ही सरवाइव करते हैं। सौर मंडल और प्रकृति जिनकी वजह से है, बहुत पावरफुल हैं। ये स्टार हैं और इनमें ब्रह्मा का, विष्णु जी का और शिव जी के तीनों गुण एक साथ मौजूद हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की तरह ये हर दिन एक नए दिन का सृजन करते हैं। विष्णु जी की तरह ये दिन भर हम लोग उनकी एनर्जी से काम करते हैं, और फिर जब शाम होती है, सूर्य ढलने लगता है, तो शिव तत्व के हिसाब से उस दिन का अंत होता है। सारे ग्रह कभी न कभी इनके ही पार्ट हुआ करते थे और अब उनसे अलग होकर उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भी इनकी रोशनी से ही चमकते हैं। इनके समक्ष कोई नजर नहीं आता, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र इनकी चमक के सामने सभी फीके पड़ जाते हैं। और जिनकी कुंडली में ये बली होते हैं, उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये आज सौर मंडल के राजा सूर्य देव की बात कर रहा हूँ। दुनिया के हर इतिहास में, हर सभ्यता में या हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में ये हमेशा से ही पूजे जाते रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता हैं, एनर्जी के कारक हैं, प्राण और आत्मा के कारक देव हैं। इन पे अगर ज्योतिषीय प्रभाव के हिसाब से चर्चा करें तो ये जिनके कुंडले में अच्छे होते हैं उन्हें बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, आत्मविश्वासी बनाते हैं और लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर होती है। समाज में नाम और ऊंचे पद के कारक होते हैं। जिस भी पद के आगे, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, अगर को हेड या चीफ या प्राइम या प्रेसिडेंट या कैप्टन इस तरह के उपनाम लगे हुए मिले, तो आप समझ लीजिए कि इसमें सूर्य देव की कृपा उन पे बखूबी जारी है। इनके पावर में लोक कल्याण की क्षमता होती है। सरकार या सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं। बहुत डिसिप्लिन, हर दिन 1 डिग्री का मूवमेंट रहता है, इसलिए एक महीने में एक राशि को पार कर लेते हैं। जब भी एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं उसे हम ज्योतिषीय भाषा में संक्रांति कहते हैं। ज़्यादातर 14-15 तारीख के आसपास ये अपनी राशि बदलते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जब इनका आगमन मकर राशि में होता है, उसे उत्तरायण भी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद इनका सफर उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है। जिनकी कुंडली में अच्छे पोजीशन में हैं, सबल हैं, वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड, धर्म के ज्ञाता,
विद्वान और यशस्वी होते हैं। समाज में धाक रहती है, शेर की चाल, आन बान और शान रहती है। ग्रहों में सूर्य और चंद्रदेव कभी वक्री, रेट्रो या टेढ़ी चाल नहीं चलते। बाकी सभी ग्रह वक्री हो जाते हैं। राहु केतु तो परमानेंट ही वक्री होते हैं, पर ये दो जिनके ऊपर पूरे संसार को चलायमान रखने की जिम्मेदारी है, उनका वक्री चलना आप समझ ही सकते हैं काफी मुश्किल है, और इसलिए हमेशा मार्गी रहते हैं। कुंडली में पिता के बारे में बताते हैं। पिता से संबंध, पिता की पोजीशन, हर चीज का पता चलता है। फसलों में गेहूं के प्रतीक हैं। शरीर की सारी हड्डियां, दिल, डौल, कंधे, शरीर का आकार, एक तरह से पूरा ढांचा, पूरा शरीर इनके कंट्रोल में माना जाता है। हार्ट जो हमारा जो नियमित दिल जो धड़कता है, और आंखें, इन सब चीजों पे इनका कंट्रोल रहता है। खासतौर पे दाईं आंख और पिता इनके जिम्मेदारी में आते हैं, जबकि बाईं और आंख और माँ चंद्रदेव की जिम्मेदारी में आते हैं। ये दोनों आंखें हमारा मार्गदर्शन उसी तरह से करती हैं जैसे माँ और पिता करते हैं। सूर्य कमजोर हो तो हार्ट की समस्या, हड्डियों की समस्या, अटैक्स वगैरह आने की संभावना रहती है। ओवरऑल पूरा स्वास्थ्य इनके द्वारा समझा जा सकता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी घर में आना बहुत जरूरी है, और एक तरह से विटामिन डी का स्रोत भी समझा जाता है। अगर सिविल सर्विसेज, IAS, IPS बनना चाहते हैं और सरकार से, PSU से, राजनीति से, या फिर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर भी हों, किसी भी तरह का संबंध अगर सरकार के साथ है, तो प्रोफेशन के मामले में सूर्य देव का बलि होना बहुत जरूरी समझा जा सकता है। बाकी स्वास्थ्य के एंगल से तो ये सभी लोगों को इनको बलि बनाना ही चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर ग्रह की कुछ मुश्किलें होती हैं, और सूर्य देव की भी कुछ मुश्किलें हैं। कुछ प्लैनेट इनको सहयोग करते हैं, कुछ इन्हें कमजोर करते हैं। सूर्य देव को एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनकी चमक के आगे दूसरे सारे ग्रह फीके पड़ जाते हैं, और फिर वो ग्रह जिन क्षेत्रों के मालिक होते हैं उसे वो पूरी तरह से दिखा नहीं पाते। उसे अस्त होना कहते हैं, कंबस्ट होना कहते हैं, और फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पावर की वजह से कभी कभी इनमें अहंकार या ईगो की समस्या भी आ जाती है, पर कमजोर होना तो आप समझ सकते हैं कि कई चीज़ों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंह राशि इनकी अपनी राशि है, और ये अपने घर से 7वें घर पर सीधी नज़र रखते हैं। मेष यानी एरिस में ये उच्च के कहलाते हैं, और तुला राशि यानी लिब्रा में ये कमज़ोर हो जाते हैं, नीच के कहे जाते हैं। तो एक तरह से ये दो ग्रुप है प्लैनेट्स का, जिसमें सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ हैं, फ्रेंड्स हैं। दूसरा जो ग्रुप है, आपके भी समझ में आ रहा होगा कि राहु, केतु, शनिदेव एक तरफ रहते हैं, और इन दोनों ग्रुप में आपस में कभी बनती नहीं। ये नैसर्गिक दुश्मन है। तो जब भी सूर्यदेव इन तीनों में से किसी एक के साथ भी हो जाते हैं, या इनकी दृष्टि पड़ जाती है, या उनके नक्षत्र में आ जाते हैं, तो ग्रहण दोष या फिर पितृ दोष का कारण बनता है, और वो फिर उनकी महादशा में उनका असर उस व्यक्ति विशेष पर पड़ता है। और सम्मान, प्रतिष्ठा या स्वास्थ्य भी उस समय ठीक नहीं रह पाता। जिस भाव में होते हैं उस भाव के काम में फिर ऑब्स्टेकल्स या रोड़े आने लगते हैं। और अगर ये सूर्य और चंद्रमा बलि हो गए तो जीवन में काफ़ी समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है, क्योंकि तन, मन और धन सब पे इन दोनों का बहुत गहरा प्रभाव है। तो हमें ये हमेशा कोशिश करनी है कि सूर्य और चंद्रमा को हम किसी न किसी तरह बलि कर पाए, ताकि हमें हमारी परेशानियों में कमी आए और हमारे भाग्य में निरंतर बढ़ोतरी हो। न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर के मालिक कहे जाते हैं, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या फिर 28 हो, उन पर सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। जिनका डेस्टिनी नंबर भी 1 हो जाता है, मतलब पूरा अगर आप डेट ऑफ बर्थ और मंथ और ईयर को सीधा सीधा जोड़ दें, तो अगर वो नंबर जिसे डेस्टिनी नंबर कहते हैं वो भी अगर 1 हो, तो वैसे लोग बहुत लकी होते हैं।
कुंडली के पहले घर जो स्वयं का घर होता है, 9th हाउस जो पिता का घर होता है, भाग्य का घर होता है, हायर स्टडीज का घर होता है, धर्म का घर होता है, और फिर 10th हाउस जो आपके कर्म क्षेत्र को बताता है, जो आपके फेम का कारण है। इन तीनों घरों पे इनका बहुत वहाँ के ये कारक होते हैं। अगर अपनी हथेली पर हम इसे समझना चाहें तो सूर्य रेखा जो होती है वो अनामिका अंगुल यानी रिंग फिंगर के नीचे होती है, और जिसकी हथेली पर वो माउंट न दबा हो और ये लाइन अगर ठीक ठाक हो तो ऐसे लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है, धैर्यवान होते हैं, और विल पावर तो ऐसा कि बस ठान लिया तो करके दम लेते हैं, आंधियों से नहीं डरते, भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा कर पाने की क्षमता भी किसी किसी को मिल जाती है। पर अगर कमजोर हुई तो इन सब चीज़ों का विपरीत प्रभाव समझना चाहिए। लाल रंग के द्योतक हैं, बहुत पसंद है इनको लाल रंग, इसलिए माणिक्य रूबी इनका रत्न है जो देखने में बहुत सुंदर होता है, पर इनको बिना कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के सलाह के नहीं पहना जा सकता है। तो अब ये तो हम समझ गए कि अगर बली हैं तो ठीक, पर अगर कमजोर हैं तो क्या करें। तो मैं इस बात का हमेशा ही ध्यान रखता हूँ, जरिया बहुत बिजी है, तो कोई एक ऐसा 2 मिनट को बताने की कोशिश करूँगा और जो सब कर सकते हैं। इसमें जो ये काम है, ये नहाने स्नान के बाद आपको तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ी सी रोली डालकर, कोई लाल रंग का फूल मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो भी ठीक है, सिर के ऊपर हाथ करके सूर्य देव को पूरब दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएं। और अगर इस ढंग से चढ़े कि जब जल गिरे, जल का अर्घ पड़े तो सूरज की किरणें उसके थ्रू होकर आपके शरीर पे पड़े, तो नित्य ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। और अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति के लिए ये हम सबको करना जरूरी है। सरकारी लोग, सरकार से कनेक्शन और स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नीचे बाल्टी रख ले तो समस्याएं कम रहेंगी। और उस समय जो मंत्र पढ़ना है वो है ओम गृणीः सूर्याय नमः। इसको आप बोलते रहें जितनी बार बोल सकें। गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं कम से कम 3 बार, अगर आपको वो याद हो। और अगर इन सब के उच्चारण में कहीं कोई कष्ट है तो ये आप देख रहे होंगे इस टेबल में 12 मंत्र हमने उसमें बताए हैं, ये सभी सूर्य भगवान के नाम है। भी इसमें आसान लगे वो करने की कोशिश करें। धीरे धीरे नियमित रूप से करते करते आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है, और फलस्वरूप आपका तन मन सब बहुत अच्छा होने लगा है। ऐसा कहते हैं कि इस काम को नियमित करने से आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, शुद्धि यानी कि प्योरिटी, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, और सिद्धि यानी कि परफेक्शन, ये सब आपको प्राप्त करने में आसानी होती है। और इस बात पर विश्वास रखें कि इस काम में अगर आपने इसको नियमित अपने आदतों में डाल लिया तो 2-3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला। और अगर ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहते हैं, सूर्य की कोई विशेष कष्ट तो, या किसी को भी खास तौर पर हार्ट, हड्डी या आंखों की समस्या हो, तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। 3 बार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसे कम से कम रविवार को अवश्य करें। सूर्य चंद्रमा दोनों को बलि करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों साथ साथ बहुत काम करते हैं। जैसे दाहिनी आंख सूर्य तो बाईं चंद्र, राइट नासिका जब चल रही होती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाईं तरफ को चंद्र नाड़ी, दाहिना हाथ सूर्य तो बायां हाथ चंद्रमा, दाहिना ब्रेन अगर सूर्य के हिस्से में आता है जिसमें डिसीजन लॉजिकल चीज़ें हैं, तो दूसरा जो चंद्रमा के कंट्रोल में है वो क्रिएटिव होता है। सूर्य में पुरुषत्व यानी मैस्कुलिन, और चंद्रमा में स्त्रीत्व यानी फेमिनिन का गुण होता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ लीजिए माँ पिता के स्वरूप है। न जाने कितनी बातें हैं जो हमेशा बताने की इच्छा रहती है, क्योंकि ये अद्भुत और महान साइंस है। सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ जिससे जिसको आप नियमित ढंग से कर सकें, क्योंकि नियमित ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप हर दिन कर सकें। चंद्र देव के लिए भी एक मंत्र आपको आया था, सूर्य देव के लिए ये चीज़ें बताई हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि ज़िंदगी के हर हिस्से पर, ज़िंदगी के हर तरंग पर इनका एक
अच्छा प्रभाव रहे और हमारा हर दिन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो। पिछली बार लगन राशि, चंद्र राशि और भाव कैसे समझा जाता है या फिर 12 राशियों के नाम क्या हैं, ज्योतिषीय ज्ञान के बताया था, उस जानकारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ जिससे ये पता चले कि जैसे सन, उनका अपना घर कौन सा है, वो उच्च किस में होते हैं, वो नीच या कमज़ोर किस में होते हैं और किस डिग्री पे। तो जैसे आप पहला देखें तो सन को देखेंगे तो एरीज में वो उच्च के हो जाते हैं, लिब्रा में वो लो हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, लियो इनका अपना घर है जिसे सिंह राशि भी कहते हैं, और 10 डिग्री दोनों पे ही है, मतलब मेष के 10 डिग्री पे उच्च के और तुला के 10 डिग्री पे नीच के हो जाते हैं। तो इस ढंग से सारे ग्रह का हमने ये इस टेबल में दिया है। इस तरह की जो भी चीज़ें ज्योतिषीय रहती हैं उसे कहीं सेव कर लें, समय पर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज यहाँ पर रुकता हूँ, ये सोचकर कि आपको जानकारी रोचक और काम की लगी होगी और छोटे छोटे कार्यों से हमें अपने भाग्य को अच्छा करना है, मुश्किलों को कम करना है और समस्याओं का हल पाना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरह की बातें इस चैनल पे ज़रूर होती रहेंगी जो हमारे और आपके जीवन के हर रंग को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करती हों और उसे अच्छा बनाने में मदद करती हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।